देख सकते हैं कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए है उद्घाटन समारोह का आयोजन ओवेन एरिना में किया गया। ऑप्शन बी है आपका राजा चार्ल्स द्वितीय ने 74 एथलीटों की उपस्थिति में खेलों का आधिकारिक उद्घाटन किया। ऑप्शन सी है आपका भारतीय दल में कुल 200 सदस्य शामिल थे। ऑप्शन डी है भारतीय दल की ध्वजावाहक लवलीना बोरगोहन थी। इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं इस संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। और हाँ, आयोजन जो हुआ था आपका वो हुआ है आपका स्कॉटलैंड के ग्लासगो में स्थित OBO हाइड्रो एरिनो में। और उद्घाटन की बात करें तो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय 74 देशों के एथलीटों की उपस्थिति में आधिकारिक इसके शुभारंभ किया गया। और भारतीय दल से कुल कितने सदस्यों ने 125 सदस्यों ने भाग लिया। ध्वजावाहक की बात करें तो ध्वजावाहक कौन रही मीराबाई चानू। और मसाल वाहक रही आपकी लवलीना बोरगोहेन। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो मुक्केबाजी की बात करें तो लवलीना बोरगोहेन को 75 किलोग्राम वर्ग की सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है, जिससे भारत की एक पदक हासिल हुआ है। और लॉन्स बॉल्स टीम ने अपने दोनों शुरुआती मैच जीत लिए हैं। सीमित कार्यक्रम की बात करें, इस बार खेलों के दायरे को घटाकर केवल 10 खेलों तक सीमित कर दिया गया है। पहले खेलों की संख्या कितनी हुआ करती थी, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। आप जो रह गए हैं खेल घट करके वो कितने रह गए हैं, तो वो रह गए हैं 10, जो 4 प्रमुख स्थलों पर आयोजित किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, स्टैटिक फैक्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, ये भी हमें डिस्कस करने जरूरी रहते हैं, क्योंकि स्टैटिक फैक्ट से भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए थे। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार हुए थे हैमिल्टन कनाडा में। और भारत में आयोजन जो कब हुआ था, तो भारत में 2010 में नई दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी भारत ने। और ग्लासगो की बात करते हैं तो यह स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है। कौन सा? ग्लासगो। और जो क्लाइड नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? क्लाइड नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। स्कॉटलैंड जो है एक देश है जिसका एक बड़ा शहर है आपका ग्लासगो। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, DRDO द्वारा हाल ही में उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। DRDO की बात करते हैं तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं। तो किसका? ऑप्शन ए है आपका प्रलय, बी है कुशा, और ऑप्शन सी है आपका आकाश NG, और ऑप्शन डी है आपका अस्त्र। ऑप्शन डी रहता है आपका अस्त्र। तो इसका सही उत्तर जो हो जाता है वो आता है आपका कुशा। सही उत्तर हो जाता है वो आता है आपका कुशा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या रहने वाले हैं, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। बात करते हैं आपके परीक्षण स्थल की, तो उड़ीसा तट के पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया। कहाँ से? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया है। और लंबी दूरी की बात करते हैं तो सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। और इसकी क्षमता, ये प्रणाली लड़ाकू विमान, क्रूज व बैलिस्टिक मिसाइल UAV और दुश्मन के बड़े पैमानों को बेअसर करने में सक्षम है। ये इसकी उच्च गति और उच्च ऊंचाई वाले लक्ष्यों को ये नष्ट करती है। महत्व की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार ये प्रणाली भारत की वायु रक्षा को अवैध बनाएगी और विदेशी सैन्य आयात पर निर्भरता को कम करेगी। तो ये आता है इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। स्टैटिक पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। DRDO की बात करते हैं हम, तो DRDO की जो
फुल फॉर्म आती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना होती है 1958 में, मुख्यालय होता है इसका नई दिल्ली में। और अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के भद्रक जिले के तट पर स्थित है। कौन सा जिला? भद्रक जिले के तट पर स्थित है। पूर्व नाम इसका था क्या? व्हीलर द्वीप है। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। IGMDP की बात करते हैं तो एकीकृत निर्देशक मिसाइल विकास कार्यक्रम 1983 की शुरुआत हुई थी, शुरू किया गया था और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारत द्वारा विकसित 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाले पहले स्वदेशी डिस्पोजेबल, कौन सा? डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत ने पहला डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन बनाया है और इसे केवल इसरो द्वारा अकेले डिजाइन और निर्मित किया गया है। ऑप्शन बी है, इसे GTRE द्वारा डिजाइन और आजाद इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित किया गया है। ऑप्शन सी होता है आपका 1000 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला इंजन है। ऑप्शन डी रहता है आपका ये विदेशी तकनीक पर आधारित है। तो इसके हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये से GTRE द्वारा डिजाइन किया गया है और आज़ाद इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित किया गया है। बात करते हैं स्ट्रेटजी की और इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला ये स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट है और DRDO के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन तथा आज़ाद इंजीनियरिंग द्वारा इसे निर्मित किया गया है। जेट इंजन तकनीकी दुनिया की सबसे जटिल इंजीनियरिंग में से एक है। ये डिलीवरी भारत की रक्षा निर्माण और औद्योगिक आत्मनिर्भरता में उपलब्धि हासिल करती है। और स्टैटिक फैक्ट की बात करें तो GTRE क्या है? GTRE की फुल फॉर्म हो जाती है आपकी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। ये बेंगलुरु में स्थित DRDO की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। टर्बोजेट की बात करते हैं, टर्बोजेट इंजन तो एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का एक प्रकार है जिसका मुख्य रूप से मानव रहित विमानों में मिसाइलों में प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली ये विमानों और मिसाइलों के लिए ये बनाया गया है जो कि मानव रहित हैं। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल ही में जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की कौन सी व्यापार नीति समीक्षा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू के दौरान भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है? तो ऑप्शन ए आता है पाँचवीं व्यापार नीति, ऑप्शन बी आता है 8वीं व्यापार नीति, ऑप्शन सी रहता है आपका 10वीं व्यापार नीति और ऑप्शन डी रहता है 12वीं व्यापार नीति। राइट आंसर की बात करते हैं तो उसका राइट आंसर हो जाता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर बी 8वीं व्यापार नीति। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट और स्टैटिक फैक्ट देखते हैं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड स्थान कहाँ है इसका? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और भारत का रुख की बात करें हम ठीक है, माफ़ कीजिएगा, भारत का रुख, भारत ने अपनी निष्पक्ष पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मुख्य बिंदु की बात करते हैं हम तो वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने जोर दिया कि WTO में कोई भी सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। और स्टैटिक फैक्ट की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन था WTO स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 और मुख्यालय होता है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक की बात करें तो नागोजी ओकांजा इबेला करके इसके महानिदेशक हो जाते हैं। ठीक है, और भारत और WTO 1948 में GATT तथा 1995 में WTO के संस्थापक सदस्य रहे हैं। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 4। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में प्रसिद्ध
बहुधा यात्रा का संबंध किस धार्मिक अनुष्ठान से है? जैसा कि कल आपका जो उड़ीसा की बहुत प्रसिद्ध यात्रा है बहुधा यात्रा, तो उसका जो है आपका कल सफल आयोजन हुआ। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपका महाकुंभ मेला की शुरुआत से, ऑप्शन बी है जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की वापसी यात्रा से, लिंगराज मंदिर का वार्षिकोत्सव, कामाख्या देवी का अम्बुचाबी मेला। तो ये तो कुछ ये इसका राइट आंसर की बात करते हैं। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की वापसी की यात्रा संबंधित है ये। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट और स्टैटिक फैक्ट क्या रहते हैं। ठीक है, तो बहुधा यात्रा की हम बात करते हैं। तो ये प्रसिद्ध रथ यात्रा का अंतिम वापसी चरण है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की गुंडीचा मंदिर से वापस आने अपने मूल स्थान श्री जगन्नाथ लौटते हैं, अपने मूल मंदिर में लौटते हैं। स्थान होता है पुरी, उड़ीसा। और स्टैटिक फैक्ट की बात करते हैं, जगन्नाथ मंदिर इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा किसने कराया था? आपका अनंत बर्मन ने कराया था। और इसे सफ़ेद पैगोडा भी कहा जाता है। सफ़ेद पैगोडा। तो गुंडीचा मंदिर की बात करें तो हम इसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का केंद्र पर निर्धारित मानदेय कितना है? जो केंद्र पर निर्धारित मानदेय है वो कितना है? तो ऑप्शन ए 3000, ऑप्शन बी है 4500, ऑप्शन सी रहता है 6000, ऑप्शन डी रहता है 8000। राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो निर्धारित मानदेय है वो है आपका 4500 रुपये प्रति माह। और मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं तो मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। और मानदेय संरचना की बात करते हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अर्थात AWW का मानदेय 4500 रुपये प्रति माह है और सहायिकाओं का है 2250। राज्य सरकारें अतिरिक्त टॉप अप भी देती हैं। और डिजिटल पहल की बात करें तो पोषण ट्रैकर ऐप द्वारा वास्तविक समय की निगरानी की जाती है। और स्टैटिक फैक्ट की बात करें तो ICDS एकीकृत बाल विकास सेवाएं 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई और भारत की प्रमुख योजना ये है। और पोषण माह की बात करें तो भारत में प्रतिवर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है, तो सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में शास्त्रा डीम्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नैनो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किस प्रकार की बैटरी को सुरक्षित और अधिक कुशल बनाने में किया जाएगा? ऑप्शन ए है लिथियम आयन बैटरी, ऑप्शन बी है जिंक एयर बैटरी, ऑप्शन सी है आपका लेड एसिड बैटरी और ऑप्शन डी है सोडियम आयन बैटरी। इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो उसका राइट आंसर जो रहता है आपका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है जिंक एयर बैटरी। देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अनुसंधानकर्ता की बात करें तंजावुर स्थित आपका शास्त्रा डीम्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया है। और तकनीक की बात करते हैं तो सामान्य इलेक्ट्रोलाइट में सिलिका और जिंक ऑक्साइड के नैनो कण मिलाकर नैनो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया गया है। और उपयोग की बात करें तो क्या आपका ग्रिड स्केल ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पर्यावरण अनुकूल विकल्प है ये। और स्टैटिक फैक्ट में देख लेते हैं, तंजावुर जो है आपका वो है आपका तमिलनाडु में और ये प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और जिंक एयर बैटरी की बात करते हैं तो ये हवा से ऑक्सीजन लेकर जस्ते के ऑक्सीकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये आते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। आइए देख लें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। राज्यसभा में पेश किया गया राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक। राष्ट्रीय गौरव अपमान, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, राष्ट्रीय गौरव
अपमान निवारण, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 किस मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता है? मतलब किस मूल अधिनियम में संशोधन करके ये प्रस्ताव करता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1950, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम 2005। इसके हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो रहने वाला है, वो रहता है आपका राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। देख लेते हैं संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और पेशकर्ता की बात करें तो गृह मंत्री जो आपके गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा राज्यसभा में ये पेश किया गया। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम 1971 में संशोधन करना। और स्टैटिक फैक्ट की बात करते हैं हम तो 1971 में राष्ट्रीय ध्वज हो गया, आपका राष्ट्रीय ज्ञान हो गया, संविधान का अनादर करने पर सजा का प्रावधान हो गया और अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। आर्टिकल 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो ये थी आज की क्लास। आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, उसका समाधान मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करूँगा। और यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो इसका जो लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लखन विद्या अकेडमी करके टेलीग्राम चैनल होगा, वहाँ आप उसे ज्वाइन करेंगे और PDF वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ से PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ जो भी साथी नए जुड़े हुए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।